नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है। कुछ लोगों ने कल टिप्पणी की थी कि साहब चलिए आज कोई नई घटना आपने बताई। मैं पुरानी उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जिनमें अदालती कार्रवाई निचली अदालत की पूरी हो गई है, या तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उस अदालत के फैसले के खिलाफ कोई रिट पेंडिंग है। तो इसलिए मैं बताता हूं कि जो कानून की कसौटी पर जो घटनाएं पुलिस की विवेचना के बाद खरी उतरी या फिर जो फेल हो गई, उन दोनों का भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। आज का राज्य मध्य प्रदेश, जिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और तारीख थी 11 नवंबर 2013। थाना पिपलानी, वहाँ के एसएचओ सुधीर अर्जरिया के मोबाइल पर फ़ोन आया। इलेक्शन एक आध दिन बाद था या 2 दिन बाद था, और चुनाव का जो प्रचार का दौर था वो समाप्त हुआ और ज़्यादातर फोर्स चुनाव की ड्यूटी में लगी हुई थी। तो दिन भर की भाग दौड़ के बाद, रात भर की भाग दौड़ के बाद जो पोलिंग पार्टीज रवाना होती हैं, एसएचओ सुधीर अर्जरिया को किसी ने फ़ोन पर बताया कि बरखेड़ा पठानी इलाके के खंडहर में एक व्यक्ति की अधजली लाश पड़ी हुई है। आने जाने वाले किसी आदमी को जब लाश के जलने की या मांस के जलने की बदबू आई तो रास्ते से थोड़ा हट के उस खंडहर में पहुंचा और उसने देखा कि वहाँ एक इंसानी लाश जो अधजली है वो वहाँ पर पड़ी हुई है। खैर, इलेक्शन के दरमियान ये बात होते ही सुधीर अर्जरिया पूरी फोर्स को लेकर वहाँ पर पहुँच गए, मौके पर पहुँच गए। यही बताया गया, लोगों ने पूछा कैसे पता लगा, किसने फ़ोन किया था। बहरहाल ये बताया गया कि फला आदमी ने फ़ोन किया था और उसने बताया कि वो अधजली डेड बॉडी जो जलने की दुर्गंध, मांस के जलने की दुर्गंध की तरफ बढ़ते हुए उसने इसको देखा। पुलिस खंडहर में उस शव के पास पहुंची और ध्यान से देखा तो ये लगा कि उसकी शरीर पर गोली के निशान हैं और शायद पहचान को मिटाने के लिए उसे जलाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने फौरन उसको जो पंचायतनामा की कार्रवाई होती है, और सबसे पहले जब लाश की पहचान नहीं होती, शव की पहचान नहीं होती, तो उसके शरीर पर पहचान की कोई चिन्ह जानने की कोशिश की जाती है। जैसे उसके कपड़ों की तलाशी लेते हैं, शरीर पर कोई ऑर्नामेंट है उसको देखते हैं, कोई मृतक के शरीर में कोई टैटू, जिसे पहले गुदना कहते थे, गुदना लगा हुआ है तो उसे देखते हैं। सबसे पहला प्रयास ये होता है कि इस डेड बॉडी की पहचान हो जाए। तो पुलिस को मृतक के पैंट की जेब से 5,000 रुपये, एक सोने की अंगूठी और गैस एजेंसी की एक पर्ची मिली। पुलिस को ये साफ हो गया कि जेब में अंगूठी, शरीर पर और जो ऑर्नामेंट थे वो, और 5,000 रुपये इसके जेब में थे। इसका मतलब लूट के लिए ये हत्या नहीं की गई है, हत्या किसी रंजिश में की गई है। और दूसरा ये भी तय हो गया कि हत्या कहीं और करके लाश को यहाँ लाया गया है, जली हुई हालत में, या यहाँ लाकर जलाया गया है। गैस की एजेंसी की पर्ची पर लिखी जानकारी के आधार पर पुलिस गैस एजेंसी पर पहुंची। गैस एजेंसी से पता लगा कि ये मनीष तख्तानी नाम के व्यक्ति की है और इसका पता पंचवटी कॉलोनी भोपाल है। पुलिस जब पंचवटी कॉलोनी में दिलीप तख्तानी के घर पर पहुंची और उन्हें बताया कि ये एक व्यक्ति जो इस तरह से मृत हुआ है उसके जेब से ये पर्ची मिली है, तो उन्हें दिलीप तख्तानी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सुबह दुकान पर गया था और शायद वो अभी दोस्तों के साथ ही होगा, लेकिन पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट की कि चल के आप उसको पहचानने की कोशिश करिए।
पुलिस के कहने पर दिलीप तख्तानी मौके पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शव को देखा, उनके होश उड़ गए। उन्हें पहचान करने में तनिक भी देर नहीं लगी। खंडहर में मिला शव उनके बेटे मनीष तख्तानी का ही था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि हत्या लूट के लिए नहीं की गई है। शव के पास पैसे और सोने की अंगूठी सलामत थी। इस केस की सबसे बड़ी चुनौती थी केस के किसी चश्मदीद गवाह को ढूंढना। हत्या जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। लाश के पास से कार और मोबाइल गायब था। मनीष के पिता ने बताया कि वो अपनी गाड़ी लेकर गया था और उसके पास अपना मोबाइल था। पुलिस ने जब बारीकी से मौके की जांच की तो एक बात यही सामने आई कि उसकी लाश और मोबाइल, उसकी कार और मोबाइल कहाँ चली गई। इसका मतलब ये था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। मनीष शहर के जाने माने कारोबारी दिलीप तख्तानी का बेटा था। 11 नवंबर की सुबह वो अपने घर से बाकी सामान्य दिनों की तरह निकला था। उसकी एक छोटी बच्ची थी। उसने उसको बाय बाय कहा या जाते समय जो भी अभिवादन होता है वो किया। अपनी पत्नी सपना ने उसकी आवाज़ पर वो गया। उसने नाश्ता किया। अपने प्लाईवुड के शोरूम के लिए घर से निकल गया। उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके मन में मतलब कोई ऐसी असामान्य बात नहीं दिखी कि वो किसी परेशानी में पड़ सकता है। शाम हो गई, फिर शाम ढल भी गई, लेकिन मनीष घर नहीं लौटा। बार बार फ़ोन पिता करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर पत्नी सपना ने भी कॉल किया पर फ़ोन नहीं उठा। इसी बीच पुलिस दिलीप तक पहुंच गई और उसको वहां से ले गई पहचान करने के लिए। तब पता लगा कि ये मनीष तख्तानी का ही शव है। जांच के दौरान पुलिस को मनीष के मोबाइल की आखिरी लोकेशन MP नगर चेतक ब्रिज के पास मिली और शायद यही सूचना या लास्ट लोकेशन ही पुलिस की आगे की दिशा तय करने के लिए काफ़ी थी। ये साफ हो गया कि कातिल ने कार में ही उसकी हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उसे खंडहर में ले जाकर शव को जलाने की कोशिश की। परिवार ने पुलिस को बताया कि मनीष को कई लोगों से पैसे लेने थे। इसी आधार पर पुलिस कई एंगल पर अपनी जांच पुलिस ने शुरू की। व्यापारिक दुश्मनी, लूट, पारिवारिक विवाद जैसे हर पहलू को खंगाला गया, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं निकला। पुलिस ने MP नगर जोन 2 में जो मनीष के प्लाईवुड की दुकान और शोरूम थी, वहां काम करने वाले नौकरों से भी पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता लगा कि 11 नवंबर 2013 की शाम करीब 4 बजे मनीष के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया था। फ़ोन पर बात करने के बाद मनीष ने दुकान संभालने वाले अपने मामा विनोद तख्तानी से कहा कि उन्हें लौटने में देरी हो सकती है, इसलिए वो दुकान बंद करके चले जाएंगे। इतना कहने के बाद मनीष अपनी कार से दुकान से निकल गया था। जांच आगे बढ़ी तो पूछताछ में हर्षप्रीत सलूजा का नाम सामने आया, जो मनीष का बहुत गहरा दोस्त था। पता चला कि हर्षप्रीत और मनीष के बीच सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी, बल्कि पारिवारिक संबंध भी थे। दोनों परिवार पहले ईदगाह हिल्स के इलाके में पड़ोस में रहते थे। एक दूसरे के घर आना जाना था, इसलिए आपसी भरोसा और रिश्ता बहुत गहरा था। जांच के दौरान ये बात साफ हुई कि मनीष के घर में सब कुछ सामान्य था। परिवार में किसी तरह का तनाव या विवाद नहीं था। वर्ष 2009 में मनीष की शादी खंडवा के रहने वाली सपना से हुई थी और उन दोनों की एक बच्ची भी थी। मनीष और सपना एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस का शक मनीष के दोस्त हर्षप्रीत पर गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या हर्षप्रीत ने सपना के नज़दीक जाने के इरादे से मनीष को रास्ते से हटाने की साजिश की है क्या। आशंका ये भी थी कि हत्या के पीछे और भी वजह
हो सकती है और कातिल कोई दूसरा भी हो सकता है। और फिर पुलिस ने इसकी जांच में सबसे पहला टारगेट उसका ये था कि उस दिन शाम को 4 बजे मनीष को किसका फ़ोन आया था। खैर इसी भागदौड़ में पुलिस को मनीष की कार कस्तूरबा नगर में लावारिस हालत में मिल गई। कार की चाबी कार में ही लगी हुई थी। ये शायद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश थी। कार के अंदर खून के धब्बे थे और मनीष का मोबाइल भी वहीं पड़ा हुआ था। यहीं पर पुलिस को ये शक हुआ कि हत्या शायद कार में ही की गई है और पहचान छिपाने के लिए शव को खंडहर में ले जाकर उसको जलाने की कोशिश की गई है। दुकान पर काम करने वाले नौकरों ने बताया कि शाम को 4 बजे किसी का फोन आया था। उसके बाद ही मनीष दुकान से निकल गया। जांच आगे बढ़ी तो मनीष के दोस्त हर्षप्रीत सलूजा का नाम और ज्यादा उभर कर आने लगा। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि मनीष की पत्नी सपना तख्तानी की नज़दीकियां हर्षप्रीत सलूजा से थी और हर्षप्रीत और सपना दोनों ही इन नज़दीकियों को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि मनीष को किसका फ़ोन आया था और किसकी वजह से वो वहाँ से गया था। जांचकर्ताओं को लगा कि यही कॉल हत्याकांड का सबसे बड़ा सुराग हो सकती है और इसी दिशा में पुलिस ने मनीष के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से सामने आया कि मनीष को आखिरी कॉल यही वो 4 बजे, जिसके लिए फैक्ट्री के उसके और दुकान के उसके और काम करने वाले बताते हैं कि 4 बजे एक फ़ोन आया, जिसके बाद वो तुरंत गाड़ी से बाहर चला गया। तो ये फ़ोन हर्षप्रीत सलूजा का ही था। कॉल डिटेल से ये बात पता लग गई, लेकिन सिर्फ कॉल डिटेल या फ़ोन कॉल के आधार पर ये साबित करना मुश्किल होता है कि हत्या में उसी का हाथ है जिसने कॉल की है। पुलिस हर्षप्रीत से बातचीत करने की तैयारी कर ही रही थी कि जांच में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि मृतक मनीष की पत्नी सपना घटना से करीब 1 महीने पहले बिना बताए घर से चली गई थी। इस समय मनीष ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ समय बाद सपना वापस अपने घर लौट आई थी। पुलिस ने इसे घरेलू विवाद का मामला समझकर जांच यानी जो गुमशुदगी लिखाई गई थी उसकी जांच को आगे नहीं बढ़ाया। खैर, दोस्त की आखिरी कॉल, पत्नी का बिना बताए घर से 1 महीने तक गायब रहना, ये पुलिस को बार बार किसी दिशा में सोचने को मजबूर कर रहा था। चूंकि मनीष तख्तानी सिंधी समाज से था और जब कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था तो पूरा सिंधी समुदाय सड़कों पर उतर आया, पुलिस पर दबाव बनाया। पुलिस ने शक के आधार पर इलाके के कई बदमाशों को उठाकर पूछताछ की, लेकिन इसके बावजूद हत्या का कोई ठोस खुलासा नहीं हो सका। जब काफी समय तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो व्यापारियों की नाराजगी बढ़ने लगी। हत्यारों को पता न चलने से रोष का माहौल इलाके में बन गया। सिंधी समुदाय आक्रोशित हो गया और मनीष की गिरफ्तारी की मांग को करते हुए सड़कों पर धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाते हुए कहा कि वो जल्दी ही मामले का खुलासा करेंगे। ये भरोसा मिलने के बाद ही आक्रोशित लोग शांत हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें गठित की गईं और नए एंगल्स पर जांच शुरू हुई। इसी दौरान मनीष के चाचा ने पुलिस को बताया कि उसकी हत्या के पीछे उसे मनीष के दोस्त हर्षप्रीत पर शक है। पुलिस को पहले ही उस पर संदेह था। शक और संकेत मिलने के बाद पुलिस ने हर्षप्रीत को थाने पर पूछताछ के लिए बुला लिया। अब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। पुलिस की पूछताछ में पहले हर्षप्रीत सलूजा लगातार इनकार करता रहा कि उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस की सख्ती और उलझे हुए सवालों से वो घबराने लगा और थोड़ी देर में टूट गया।
पुलिस ने हर्षप्रीत से पूछा कि हत्या वाले दिन उसने मनीष को फोन क्यों किया और उसी दिन सपना से 2 बार बात क्यों की। ये सवाल सुनते ही हर्षप्रीत समझ गया कि उसका राज शायद पुलिस के सामने आ चुका है। मनीष की पत्नी सपना और हर्षप्रीत के बीच संबंध थे, ये कॉल डिटेल से साबित हो चुका था। हत्या वाले दिन भी 2 बार हर्षप्रीत की सपना से बातचीत हुई थी और इसी से फिर पूछताछ में ये बात उसने कबूल की, उसने इकरार किया कि मनीष की पत्नी सपना और हर्षप्रीत का प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद हर्षप्रीत का मनीष के घर आना जाना बढ़ गया था। दरअसल उसने जब पहली बार शादी के दिन सपना को देखा था, तब से ही वो उसके आस पास मंडराने लगा, डोरे डालने लगा। दोस्त था, बचपन का दोस्त था, पुराने रिहायशी इलाके के पड़ोसी थे, लिहाजा उस पर किसी का शक नहीं था। लेकिन उसका आना जाना ज़रूरत से ज़्यादा मनीष के घर बढ़ गया और इस बीच में उसने बताया, सपना उसने हर्षप्रीत ने, कि हम दोनों ने बीच में एक बार शादी का भी इरादा कर लिया था और इसी इरादे से वो भागकर उसी के साथ कहीं दूर चली गई थी। लेकिन शादी में सबसे बड़ी रुकावट मनीष को वो मान रहा था। हत्या वाले दिन हर्षप्रीत ने बहाने से मनीष को चेतक ब्रिज पर बुलाया। वो मनीष को कार की पिछली सीट पर बिठाकर उससे बातचीत करने लगा। इसी दौरान अचानक मनीष के सिर पर हर्षप्रीत ने पहली गोली मार दी। उसके बाद कार से बाहर निकलकर 2 और गोलियां उसे मार दी। फिर उसके बाद खंडहर तक लाश ले जाकर सबूत को मिटाने की कोशिश करने लगा। लाश को कार के बगल वाली सीट पर उसने इस तरह से बिठाया जैसे वो जिंदा हो। उसका मकसद चुनाव के दौरान हो रही सख्त वाहन चेकिंग से बचना था। इसके बाद मनीष लाश को लेकर कार से बरखेड़ा पहुंचा, जहां आगे चलकर पहचान छिपाने की गरज से गाड़ी में से पेट्रोल निकालकर शव को जलाने की कोशिश की। लेकिन ज़्यादा तेल उसमें था नहीं और पूरी बॉडी जल नहीं सकी। इसी से पुलिस को लगा कि यह बहुत ही सोची समझी साजिश और बेरहम कत्ल की घटना थी। लाश को ठिकाने लगाने के बाद हर्षप्रीत दोबारा चेतक ब्रिज पर लौटा। उसका मकसद था कि हत्या से जुड़े हर सबूत को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। रास्ते में ही उसने अपने दोस्त अमीन को फोन किया और उसे पानी लेकर चेतक ब्रिज पर बुला लिया। उसकी मदद से हर्षप्रीत ने कार में लगे खून के धब्बों को पानी से धोया ताकि किसी को शक न हो और सबूत खत्म हो जाएं। हर्षप्रीत ने ही कार में वो चाबी छोड़ दी। उसे उम्मीद थी कि किसी राहगीर या चोर की नज़र कार पर पड़ेगी और वो कार चुरा कर ले जाएगा। और उसकी सोच ये थी कि अगर कार चोरी होती है तो ये पूरा मामला उलझ जाएगा और पुलिस का शक किसी और दिशा में चला जाएगा। लेकिन ये बात कामयाब नहीं हुई, क्योंकि घंटों घंटों गाड़ी खड़ी होने के बाद, चाबी लगी होने के बावजूद किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी। जहां छोड़ी गई थी कार वहीं से बरामद हुई। पुलिस ने जब मनीष की पत्नी सपना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो जांच टीम हैरान हो गई। हत्या वाले दिन सपना और हर्षप्रीत के बीच कई बार कॉल हुई और कई मैसेज किए गए। रिकॉर्ड में एक मैसेज बहुत ही गंभीर था जो बाद में ट्रायल के समय काम आया। वो मैसेज था कि काम होते ही मुझे कॉल करना। ये टाइमिंग ऐसे समय का मैसेज था जो टाइमिंग मैच करती थी उसकी हत्या और इस मैसेज के बीच में। पुलिस का शक फिर सीधे सपना पर जाकर टिक गया। जांच में सामने आया कि सपना अपने पति मनीष के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो पहले भी एक बार घर छोड़कर जा चुकी थी, मैंने आपको बता दिया था। हर्षप्रीत अक्सर उसे सुसाइड करने की धमकी देता था कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो वो सुसाइड कर लेगा। इसी वजह से सपना भी
इस रिश्ते और हालत के बीच फंसती चली गई। आखिरकार हर्षप्रीत और सपना ने मिलकर तय किया कि मनीष को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यहीं से मामला एक सुनियोजित साजिश में बदल गया। हर्षप्रीत ने अपने दोस्त अमीर उर्फ अमीन को इस साजिश में शामिल किया। अमीर मनीष की दुकान पर काम करता था, लेकिन मनीष की दुकान और घर पर आते जाते अमीर उसका बड़ा दोस्त हो गया, बड़ा नज़दीकी मित्र हो गया, और इसीलिए उसको मनीष की रोज़मर्रा की दिनचर्या और आदतों की पूरी जानकारी अमीन से मिलती रही। वो बार बार अमीन को फ़ोन करके उसकी लोकेशन भी लिया करता था, और घटना वाले दिन भी लोकेशन उसी ने बताई थी कि दुकान पर ही बैठे हुए हैं। यहीं पुलिस को साफ हो गया कि हत्या अचानक नहीं की गई, बल्कि पूरी प्लानिंग से की गई थी। इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस के पास बहुत मजबूत एविडेंस थे, बहुत मजबूत सबूत थे। पुलिस के पास कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन, कार से मिले खून के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए पर्याप्त थे, और इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार कर लिया था। अदालत में सुनवाई होने के बाद सपना ने कम सजा देने की या सजा में नरमी की गुहार लगाई, और ये भी बताया कि उसकी एक छोटी बेटी है, इसलिए उसे राहत दी जाए, लेकिन अदालत ने ये दलील स्वीकार नहीं की। भोपाल की जिला अदालत ने 11 अगस्त 2016 को सपना तख्तानी, हर्षप्रीत सलूजा और अमीर उर्फ अमीन को हत्या का दोषी ठहराते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद ये बात सबको हैरान करने वाली थी कि कोर्ट से बाहर वापस जेल में जाते समय सपना अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से इस तरह से हंस कर मिल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे पर कोई तनाव या शिकन के निशान नहीं पड़े थे, और सुनाई गई सजा का भी उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। आज की घटना देखिए, दोस्ती में धोखा कोई नई बात नहीं है, पर शादी के दिन ही दोस्त की दुल्हन पर नज़र पड़ना और उसी दिन से उसके आसपास मंडराना शुरू कर देना, ये जरूर दोस्ती में धोखे की बड़ी अजीब सी मिसाल है। एक ज़माने में दोनों दोस्त पड़ोसी थे, जहाँ ये पुराने शहर में रहते थे वहाँ आसपास थे, एक दूसरे के यहाँ बेरोक टोक आना जाना था। शादी के बाद भी ये आना जाना बदस्तूर जारी रहा, और हमेशा मैंने कहा है, हमेशा कहा है, सैकड़ों एपिसोड में ये बात कही है कि जिस घर में महिला या लड़कियां हों वहाँ किसी को भी फ्री एक्सेस नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई कितना नज़दीकी हो, रिश्तेदार हो या सबसे नज़दीकी दोस्त हो। धोखा उन्हीं से होता है जिनके आने जाने पर घर में किसी को शक नहीं होता। आज भी वही हुआ। खुमार बाराबंकी साहब एक तरन्नुम में मंच की शोभा बढ़ाने वाले बड़े शायर थे। मैं जब बाराबंकी में पोस्ट हुआ था उससे पहले ही मैं खुमार साहब से मिला था लखनऊ महोत्सव में। सज्जन आदमी, सीधे आदमी, लेकिन उनके शेर आज भी, जब वो आप कभी यूट्यूब पे उनके शेर सुनिए, जब वो बड़े बड़े महफिलों में शेर सुनाया करते थे, पुराने ज़माने के, मोटे चश्मे पहने हुए, जो बड़े मुंह का पैजामा है वो पहनते हुए, बहुत ही सादे आदमी। उन्होंने इस सिलसिले में बहुत बड़ी बात लिखी है। कहते हैं कि दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। कहना यह था कि दुश्मन तो जिसको जानते हैं कि वो दुश्मन है, वो दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन दोस्तों ने भी इन दुश्मनों से जो दुश्मनी है उससे कम दुश्मनी नहीं की है। तो इसीलिए इन दोस्तों से या ऐसे दोस्तों से दूर रहना, ऐसे दोस्तों का घर में बेरोक टोक उनको एक्सेस देना कभी खतरे से खाली नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।